नमस्ते आप सभी लोगों को। कैसे हैं? पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर किसी प्रश्न का आप चाह रहे हो कि सर फॉर्मेट कर दें तो वो भी आप लिखें। प्रश्न किस पेपर से है वो बता दीजिएगा, हम फॉर्मेट कर देंगे उसका। तो ठीक है, स्वागत है आप सभी लोगों का पुनः समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आइए आज का प्रश्न देखते हैं। देखिए आज का हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की शिक्षा प्रणाली में व्याप्त खामियों का उल्लेख करते हुए इसके सुदृढ़ीकरण के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, चर्चा करिए। एक बार पुनः आप लोग प्रश्न देखिए। आज का जो प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश की शिक्षा प्रणाली में व्याप्त खामियों का उल्लेख करते हुए इसके सुदृढ़ीकरण के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, चर्चा करिए। मतलब इसमें जो है दो पक्ष है, इस प्रश्न में दो चीजों को बताना है कि उत्तर प्रदेश की शिक्षा प्रणाली की जो खामियां हैं वो बताना है, और इन खामियों के सुधार के लिए प्रदेश सरकार क्या प्रयास कर रही है उसकी चर्चा करना है। तो ये एक तरीके से शिक्षा व्यवस्था पे पूरा कंप्लीट ही है, पूरा कंप्लीट टॉपिक है। तो इस प्रश्न को करने से आपको एक फायदा मिलेगा कि शिक्षा से संबंधित जो भी चीजें आएंगी उसको आप बेहतर तरीके से कर लेंगे। तो ठीक है, आइए आज का देखते हैं। इसमें हमारा जो है सबसे पहला पॉइंट होगा एक छोटा सा इंट्रो, हर बार की तरह। उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला एवं मानव संसाधन से संपन्न राज्य है, किंतु यह शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक जो नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है में निचले पायदान पर है, जो इसकी शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त खामियों के कारण है। मतलब आप ये बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है और जो है यहाँ बहुत ज्यादा मानव संसाधन भी है, लेकिन जो नीति आयोग की जो रिपोर्ट आती है शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक को लेकर के, तो उसमें जो है ये निचले पायदान पे रहता है। तो ये क्यों निचले पायदान पे रहता है? तो कहीं न कहीं यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में कुछ खामियां हैं, कुछ कमियां हैं, तो वही आपको बता देना है। तो इस तरीके से 10-15 शब्दों में आप भूमिका लिखते हुए डायरेक्ट अपने प्रश्न पर उतर जाएंगे। तो अब दूसरे में पॉइंट में दिखा दीजिए आप कि उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त खामियां। तो सबसे पहली जो खामी है, सीखने की प्रक्रिया पर बल देने के बजाय रटने एवं अधिक अंक लाने पर जोर। मतलब इसमें यह कहा जा रहा है कि इसमें जो है वो सीखने की प्रक्रिया पे बहुत फोकस्ड नहीं होया जाता। इसमें क्या है कि बच्चा रट करके कितना अंक पा जा रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये वाकई में एक बड़ी समस्या है। ये उत्तर प्रदेश की नहीं, भारत की शिक्षा प्रणाली की एक बहुत बड़ी खामी है, और जिसके निराकरण हेतु जो 2020 में नई शिक्षा पॉलिसी आई है, वहाँ इन सब चीज़ों को हतोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है। वहाँ बेसिकली सीखने पर बल दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक ये गंभीर समस्या बनी हुई है। फिर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 2009 का सफल क्रियान्वयन नहीं होना। ये जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 था उसका प्रदेश में जो है सफल क्रियान्वयन नहीं होना। आप दूसरा पॉइंट ये दिखा दीजिए। तीसरा जो है गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना का अभाव, जैसे स्कूल भवन, फर्नीचर, उन्नत लैब, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड आदि की कमी। आज भी उत्तर प्रदेश के बहुत से ऐसे स्कूल हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। हालांकि सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से प्रयास होना चाहिए वो प्रयास उस तरीके से दिखते नहीं है। अभी भी बहुत जर्जर भवन है, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था नहीं है, इंटरनेट ब्रॉडबैंड की तो बात छोड़िए, फर्नीचर नहीं है। अभी भी बहुत जगह विद्यालयों में बच्चे चटाई में या नीचे फर्श पे बैठ के पढ़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। और जो आधुनिक तकनीक है जैसे प्रोजेक्टर हुआ, ये इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड जैसे पे हम आपको पढ़ा रहे हैं, इस तरीके के बोर्ड की अभी पहुंच नहीं हो पाई है विद्यालयों में। क्योंकि अगर इस तरीके का बोर्ड रहेगा तो बच्चों को मैप के माध्यम से, चार्ट पाई डायग्राम के माध्यम से बहुत सी चीजें दिखाई जा सकती हैं। तो इन सब चीज़ों का अभाव जो है
वो अभी भी है। तो आप उसकी यहाँ चर्चा कर दीजिए। फिर आगे देखिए। छात्र शिक्षक अनुपात का ठीक नहीं होना, पाठ्यक्रम में भी व्यवहारिकता का नहीं होना। देखिए इसमें क्या है, साथ जो छात्र और शिक्षक का जो अनुपात है, जो शहरी क्षेत्र जितने भी जो गवर्नमेंट टीचर हैं वो शहरी क्षेत्रों में ही रहना चाहते हैं, तो वो कहीं न कहीं अपनी जो सेटिंग है, अपना जो एक व्यवस्था बना लेते हैं कि हम शहर के आसपास रहें। लेकिन जो दूर दराज के विद्यालय हैं वहाँ जो है जितने छात्र हैं उस हिसाब से जो है वो शिक्षक की उपस्थिति नहीं होती, शिक्षक उतने नहीं हैं, तो ये अनुपात नहीं ठीक है। और जो हायर लेवल के जैसे जो इंटर कॉलेज है या वहाँ पे देखा जाए तो वहाँ पे तो टीचरों की भी कमी है, मतलब जितने छात्र उस हिसाब से टीचर नहीं है। ये दोनों समस्याएं हैं। साथ ही साथ जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम में भी जो व्यवहारिकता है वो नहीं है। मतलब सैद्धांतिक पक्ष को तो बताया गया है लेकिन व्यवहारिक पक्षों की अवहेलना कर दी गई है। भाई अगर सिद्धांत को पढ़ करके उसको व्यवहार में अगर उसको लागू न किया जाए तो सिद्धांत तो सिद्धांत ही रहता है। तो वही यहाँ कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं व्यवहारिक पक्ष जो शिक्षा का है वो भी ठीक नहीं है। फिर अध्यापकों के प्रशिक्षण आदि की समुचित व्यवस्था नहीं होना, जो हमारे टीचर लोग हैं उनके प्रशिक्षण की भी समुचित व्यवस्था नहीं है। और शिक्षकों को प्रायः गैर शैक्षणिक गतिविधियों जैसे चुनाव ड्यूटी, जनगणना एवं विविध सरकारी सर्वे में लगाया जाना। मतलब वो शिक्षक का जो मूल काम है वो शिक्षा प्रदान करना, अपने विद्यार्थियों को शिक्षित करना, लेकिन जो ये मास्टर साहब लोग हैं इनकी जो है सरकार विविध तरीके से उपयोग अपने में लाती। जैसे चुनाव हो रहा है तो चुनाव की ड्यूटी में इनकी इनकी भूमिका लगा दी जाएगी। ये बेचारे 4-5 दिन खूब इधर उधर दौड़ेंगे बैग और बैलेट पेपर और ये सब बैलेट बॉक्स उसको ले करके। फिर कोई सर्वेक्षण का काम हो रहा है तो मास्टर साहब लोगों को लगा दिया जाए। और जनगणना का काम तो इन्हीं के द्वारा संचालित ही किया जाता था। तो ये सब जो चीजें हैं कहीं न कहीं जो है शिक्षा की गुणवत्ता को वो कम कर देती हैं कि भाई अब शिक्षक ही नहीं रहेगा, शिक्षक अदर गतिविधियों में इन्वॉल्व रहेगा तो शिक्षा प्रभावित होगी ही होगी। वही इसमें कहा जा रहा है। फिर क्या कहा जा रहा है कि निजी एवं सार्वजनिक शिक्षा में शिक्षा की गुणवत्ता में भारी अंतर होना। आप देखेंगे कि जो निजी विद्यालय हैं फीस तो ज्यादा लेते हैं लेकिन उनकी जो शिक्षण पद्धति, जो पढ़ाने का तरीका है, वहाँ जो आधारभूत संरचनाएं हैं वो सरकारी जो शिक्षण संस्थान है उनकी अपेक्षा काफी बेहतर है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि जो गरीब से गरीब लोग हैं, जो थोड़ा सा भी अफोर्ड कर पा रहा है, वो अपने बच्चों को शिक्षा कहाँ दिला रहा है? निजी स्कूलों में जा रहा है। सरकारी स्कूलों में इतना बड़ा बड़ा जो है वो संरचना तो खड़ा हो गया है लेकिन वहाँ जो है गुणवत्तापूर्ण चीजों का अभाव है, इसलिए लोग उसकी तरफ आकर्षित नहीं हो रहे हैं। और इस मामले में देखा जाए तो जो दिल्ली के सरकारी स्कूल हैं उनको रोल मॉडल बनाने की जरूरत है, क्योंकि एक समय यहाँ की भी स्थिति कमोबेश ऐसे ही थी जैसे अन्य राज्यों के सरकारी स्कूलों की थी। लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट ने काफी उसको उसमें काम किया, उसको काफी समृद्ध बनाया। तो ये एक जो है यहाँ को मॉडल बनाने की जरूरत है। तो आप ये दिखा दीजिए। फिर महिलाओं की शिक्षा दर में गिरावट। भाई उत्तर प्रदेश में तो वैसे भी जो है भारत में भी महिलाओं की शिक्षा दर कम है, उत्तर प्रदेश में तो स्थिति और भी खराब है। तो एक जो हमारी आधी आबादी है, मतलब भाई अगर भारत को शिक्षित बनना है, विश्व गुरु बनना है, तो उसमें जो है वो समावेशी भागीदारी होनी चाहिए। लेकिन हम कर क्या रहे हैं कि हमारी जो आधी आबादी है, मतलब हम अपना एक हाथ जो है पहले से ही काट के बैठ जा रहे हैं। मतलब उनको अभी भी जो है शिक्षा में उस तरीके से भागीदार नहीं बना पा रहे हैं जिस तरीके से उनकी भागीदारी होनी चाहिए। तो ये चीजें आप दिखा देंगे। फिर जो अगला पॉइंट है कि सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में अपने जीडीपी का 1% से भी कम व्यय करना। अब सोचिए इतना बड़ा राज्य है और इतनी बड़ी जनसंख्या है, और ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा वित्त की समस्या है, लेकिन कहीं न कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जो है
वो जहाँ जीडीपी का अधिकतम जो है वो उपयोग होना चाहिए, वहाँ न्यूनतम उपयोग हो रहा है। मतलब सोचिए कितनी दयनीय स्थिति कि 1% से भी कम जो है इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है। तो ये आप दिखा देंगे। फिर अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में देखिए क्या कह रहा है कि अगला पॉइंट कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में आधुनिक एवं तकनीक शिक्षा देने के बजाय धार्मिक शिक्षा पर जोर। मतलब जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है वहाँ आज भी क्या है, वो तो और भी पीछे चल रहे हैं। उनके यहाँ क्या है कि अभी वो विज्ञान नहीं पढ़ाएंगे, वो हेल्थ एजुकेशन नहीं देंगे, वो ये सब चीज़ें बस उनके यहाँ अभी भी धर्म की जो है वो प्रचुरता है। तो कहीं ठीक है, धर्म तो धारण करने से, और धर्म सबके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन वो एक तरीके से सामूहिक जो है चीजें हैं वो बेकार नहीं होनी चाहिए। भाई एजुकेशन में कम से कम आप यदि धर्म से तो व्यक्ति नैतिक बनता ही है, लेकिन साथ साथ उसको वैज्ञानिक अप्रोच भी चाहिए, वैज्ञानिक सोच भी उसके अंदर विकसित हो, जो शिक्षा के, तकनीकी शिक्षा के माध्यम से ही आएगा। तो यहाँ उसके सुधार की आवश्यकता है। हालांकि इस दिशा में प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है, इनको भी जो है आधुनिकता से जोड़ने का प्रयास कर रही है, लेकिन अभी जो है वो इनकी स्थिति खराब है। तो आप इनका भी उल्लेख करिए, क्योंकि यहाँ भी आपके प्रदेश की एक बड़ी जनसंख्या जो है बच्चों की, वो यहाँ अभी भी शिक्षा ग्रहण कर रही है। तो ये उनके फ्यूचर की बात है। फिर नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने में तत्परता नहीं। मतलब जो अभी नई शिक्षा नीति आई है 2020, इसके इसके भी लागू करने में, देखिए 2009 में तो ये चूके ही, 2020 में भी उस तरीके से गति नहीं दिख रही है जितनी सरकार की अदर गतिविधियों में तेजी दिखती है। तो सरकार से भाई यहाँ एक आग्रह भी है कि वो इस दिशा में भी प्रयास करें, जो बहुत ही जरूरी है। तो आप इन सबों का उल्लेख कर देंगे यहाँ। ये देखिए हमारे समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इससे जुड़िए, और जो हम पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ आपको यहीं मिलेगा। आप अपने उत्तर को भी लिख करके यहाँ भेज दीजिए, हम इसकी मार्किंग कर देंगे, इसमें जो कमी बेसी रहेगा वो बता देंगे। साथ ही साथ ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और आप लाभान्वित होइए, और हमें भी जो है वो प्रोत्साहित करिए। तो ये एक बार आप लोग देख लीजिए। अब देखिए सुदृढ़ीकरण के प्रयास, मतलब जो है शिक्षा व्यवस्था में आपने कमियां जो है वो बता दी। अब उसके तहत प्रयास क्या किए जा रहे हैं, क्योंकि प्रश्न का दूसरा पक्ष वही कह रहा है कि शिक्षा व्यवस्था में सुदृढ़ीकरण के लिए क्या प्रयास किए गए, तो उनका उल्लेख करना है। तो सबसे पहले है स्कूल चलो अभियान। इसके माध्यम से सरकार एवं स्वयं सेवियों की मदद से शिक्षा में पिछड़े क्षेत्रों में नामांकन दर बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि स्कूल चलो अभियान के तहत सरकार एवं जो स्वयं सेवी लोग हैं उनकी मदद से जो पिछड़े क्षेत्र हैं, जहां शिक्षा का नामांकन दर कम है, तो नामांकन दर बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। फिर दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, ऑपरेशन कायाकल्प। इसके द्वारा प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर सरकारी विद्यालयों में अवसंरचनात्मक विकास किया जा रहा है, जैसे भवन, ब्लैक बोर्ड, फर्नीचर आदि का नवीनीकरण। मतलब अभी मैंने कमियों में बताया है कि भाई किस तरीके से आधारभूत संरचनाएं नहीं है शिक्षा के क्षेत्र में। तो ये जो मिशन, जो ऑपरेशन कायाकल्प है, उसके माध्यम से उन्हीं कमियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो सबसे पहला स्कूल चलो, दूसरा ऑपरेशन कायाकल्प, और तीसरा क्या है, बाल श्रमिक विद्या योजना। बाल श्रमिक विद्या योजना, इसके तहत गरीब बच्चों को शिक्षा हेतु बालकों को 1,000 रुपया और बालिकाओं को 1,200 रुपये प्रति माह नगद सहायता प्रदान की जा रही है। तो ये आप दिखा दीजिए
कि बालकों को कितना दिया जा रहा है, 1,000 रुपया, और बालिकाओं को 1,200 रुपये प्रतिमाह, किसके तहत, बाल श्रमिक विद्या योजना के तहत। फिर अगला जो पॉइंट है, प्रयास के तहत जनजातीय क्षेत्रों में जो 6 जिलों में है, बेसिकली श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, बहराइच, बिजनौर एवं लखनऊ में एकलव्य मॉडल स्कूलों की स्थापना की जा रही है। ये जनजातीय जो बच्चे हैं उनके शैक्षणिक विकास के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, एकलव्य मॉडल स्कूलों की, ये 6 जिलों में है। ये पीटी का भी ये फैक्ट हो सकता है, आप यहाँ से देख ले, तो ये सब बता देंगे। फिर आगे भी है कुछ, इसको भी देखें। फिर नई शिक्षा नीति 2020 के तहत गोरखपुर में विशेष शिक्षा क्षेत्र की स्थापना की जा रही है, जिसके तहत नई शिक्षा नीति के प्रावधानों को ठीक प्रकार से लागू करने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, जो नई शिक्षा नीति 2020 आई है, क्योंकि अभी मैंने कमियों में बताया कि अभी इसके लागू करने को लेकर के उस तरीके से गति नहीं दिख रही है, तो उसी को यहाँ सुधार किया गया है कि गोरखपुर में जो है, उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर जिला है, उसमें विशेष शिक्षा क्षेत्र की स्थापना की गई है, जो बेसिकली नई शिक्षा नीति के प्रावधानों को लागू करने की दिशा में बेहतर प्रयास करेगा। तो ये आप दिखा देंगे। फिर प्रत्येक मंडल में एक सैनिक स्कूल, मतलब उत्तर प्रदेश में जितने मंडल हैं उसमें एक सैनिक स्कूल की स्थापना का भी लक्ष्य प्रदेश सरकार ने निर्धारित किया है। तो ये सब चीजें दिखा देंगे। जो महत्वपूर्ण है वो आपको दिखाई देना। इसके साथ ही साथ और भी क्या प्रयास कर रही है सरकार कि शिक्षा के आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को अपनाया जा रहा है। मतलब इसमें यह है कि भाई शिक्षा, जैसे यदि कोई गांव में कोई उद्यमी निकल के आ रहा है और वो चाह रहा है कि नहीं, हम अपने विद्यालय के लिए, हम अपने गांव के विद्यालय के लिए कुछ करें, तो सरकार उसको ये अवसर दे रही है कि ठीक है, आप यहाँ की आधारभूत संरचनाओं में के विकास के लिए आप धन दीजिए, और जो है वो आपका उसमें जो है नाम भी वो करेगी सरकार, मतलब उसमें आपका नाम भी मेंशन करेगी। तो इसी तरीके से और भी प्रयास किए जा रहे हैं कि जो बड़े उद्योगपति लोग हैं वो लोग भी इसमें जो है भागीदारी करें। मतलब सरकार तो प्रयास कर ही रही है, अन्य क्षेत्रों से भी इस क्षेत्र में वित्त लाने का प्रयास है ये पीपीपी मॉडल के तहत। ये दिखा दीजिए। फिर शिक्षा में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए उनमें नए पाठ्यक्रमों, कोर्सों का समावेश किया जा रहा है, क्योंकि भाई अभी क्या है, तकनीकी का समय है, और तकनीकी के समय में जो है, एक सर्वे के तहत एक कहा जाता है कि भाई भारत में जो शिक्षा व्यवस्था है वो कौशल विकास के लिए बहुत सटीक नहीं है, बहुत उन्नत नहीं है। तो उसी की दिशा में ये प्रयास किया जा रहा है कि कौशल विकास बढ़ाने के लिए जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के तहत ये प्रयास किए गए हैं कि नए नए पाठ्यक्रम लाए गए हैं, कंप्यूटर से संबंधित और भी पाठ्यक्रम है, तो उनका आप उल्लेख कर देंगे। फिर शिक्षक छात्र अनुपात, जो मैंने पिछले कमियों में बताया है कि शिक्षक छात्र अनुपात को ठीक करने एवं शिक्षकों की दक्षता बढ़ाने के लिए समय समय पर उन्हें डायट द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मतलब जो शिक्षक छात्र अनुपात है उनको एक तरीके से दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है कि भाई कहीं सरप्लस ना हो और कहीं कम ना हो। तो जहां सरप्लस है उनको समायोजन किया जा रहा है कि वो जहां कम है वहां जाए। और फिर इनके प्रशिक्षण के लिए भी जो डायट है, जो जिले स्तर पे काम करती है, वो इनके प्रशिक्षण की दिशा में भी काम कर रही है, वही यहाँ चर्चा किया गया, उसका उल्लेख कर देंगे। फिर आगे आइए। उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार की योजनाएं, मतलब इसके इधर पहले तो उत्तर प्रदेश की सरकार की योजनाएं थी, अब जो है केंद्र सरकार भी कुछ योजनाएं चला रही हैं, क्योंकि शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है, आप जानते ही हैं। तो इसमें जो जैसे सर्व शिक्षा अभियान, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, मध्याह्न भोजन योजना, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय योजना आदि का भी गुणवत्तापूर्ण एवं समावेशी शिक्षा देने के लिए बेहतर क्रियान्वयन कर रही है।
मतलब जो अब इसकी अपनी योजनाएं हैं वो तो चला ही रही है, बल्कि जो केंद्र सरकार की भी जो योजनाएं हैं, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, मध्याह्न भोजन योजना, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका योजना, इनका भी सफल जो है वो संचालन कर रही है। तो आप इसका भी उल्लेख कर देंगे। फिर लास्ट में एक छोटा सा निष्कर्ष कि इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्रदेश सरकार शिक्षा को उन्नत बनाने के लिए हर संभव निरंतर हर संभव एवं निरंतर प्रयास कर रही है। मतलब ठीक है, खामियां तो बहुत है, लेकिन सरकार प्रयास भी कर रही है अपने अपने बजट के द्वारा, अपने संसाधनों के द्वारा जो आपने दिखाया है। फिर जो भारत सरकार की जो योजनाएं हैं शिक्षा से संबंधित, उनकी भी आप चर्चा कर दीजिए 1 लाइन 2 लाइन में, फिर आप एक निष्कर्ष दे दीजिए। तो ये ठीक है, आज का प्रश्न का उत्तर यहीं तक था। आगे भी कुछ देख लें। देखिए, ये हमारा पिछला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में भू सुधार के उद्देश्यों को बताते हुए इसके समक्ष आई चुनौतियों की चर्चा करें। यदि आप लोगों ने ये प्रश्न नहीं देखा है तो देख लें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको मैंने बहुत व्यवस्थित तरीके से कराया भी है। तो अगर आपने नहीं देखा है हुआ तो हमारे जो है यूट्यूब के चैनल पे जा करके या टेलीग्राम पे इसका लिंक पड़ा हुआ है, आप कहीं से भी इसको देख सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं जल्दी ही एक नए प्रश्न के साथ, नए दिन। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।